हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे महान साहित्यकार हुए जिन्होंने हिंदी को एक नई दिशा और दशा दी। यही कारण है कि उनके नाम के आधार पर, है ना, उस युग को हिंदी साहित्य जगत द्विवेदी युग के नाम से जानता है। उन्होंने अपने आभामंडल से साहित्यकारों की एक टोली तैयार कर ली। तो ऐसा कहा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्यकारों के साहित्यकार थे। और साहित्यकार तो केवल साहित्य का सृजन करते हैं। द्विवेदी जी ने साहित्य का सृजन तो किया ही, इन्होंने साहित्यकारों को भी तैयार किया। उस जमाने में सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक हुआ करते थे और उस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने साहित्यकारों को तैयार किया, हिंदी को नई दिशा दी, नया व्याकरण बोध दिया। इसलिए हिंदी साहित्य आजीवन इनका ऋणी रहेगा। अब देखिए, द्विवेदी युग में एक से बढ़कर एक साहित्यकार तैयार हुए। तो आज हम देखेंगे उस युग की महान साहित्यकार, है ना, साहित्य लेखिका चपला देवी। अद्भुत लेखिका थी। यद्यपि समय लंबा गुजर गया, चपला देवी कर्मरत महिला थीं, काम पर ही ध्यान रखा। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के उद्घाटन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जमाना था स्वतंत्रता आंदोलन का। नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। चाहे वो पुरुष लेखक हों या महिला लेखिका हो, लक्ष्य एक था, अपने साहित्य के माध्यम से जनता को मानव मूल्य का बोध कराना। और मानव मूल्य क्या कहता है? आज़ादी, है ना। उदाहरण के लिए आप पक्षी को लीजिए। पक्षी कभी गुलाम नहीं रहना चाहता। आप पशु को लें, पशु भी गुलाम नहीं रहना चाहता। तो सबसे ज्ञानी प्राणी मानव है, भला वह क्यों गुलाम रहना चाहेगा? इसलिए आज़ादी महत्वपूर्ण है।
मानसिक उन्नयन के लिए मानसिक स्वतंत्रता सर्वोपरि है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आज़ादी आंदोलन के दरमियान लेखक और लेखिका अपने साहित्य के माध्यम से, अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति देने का काम कर रहे थे। तो द्विवेदी युग की महान लेखिका ठहरी चपला देवी। अब देखिए, ऐसा देखा गया है कि साहित्य का सृजन तो लोग कर लेते हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज नहीं हो पाते, वंचित रह जाते हैं। इतिहास के पन्ने ऐसे कई लेखक और लेखिकाओं से अछूते रह गए। तो इस श्रेणी में चपला देवी भी आती हैं। अब 1857 में पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, सामूहिक रूप से। ऐसा आप मानेंगे, स्वीकार करेंगे, और इतिहास भी ऐसा बतलाता है। उस ज़माने में बिहार के जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहब, महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ऐसे ढेर नाम हैं जिन्होंने क्रांति की अगुवाई की। लेकिन धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना उस आंदोलन की नन्ही सिपाही थी। अंग्रेजों की क्रूरता देखिए। निर्ममता देखिए। वैचारिक और भावनात्मक दारिद्र्य बोध देखिए। उनके द्वारा बालिका मैना को जिंदा जलाकर मार दिया गया। और इस संबंध में बालिका मैना के बलिदान की कहानी चपला देवी ने गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी में जिसे आप रिपोर्ट कहते हैं, उसी को हिंदी में रपट या रिपोर्टाज कहते हैं। तो उस ज़माने में 1857 के ज़माने में पत्रकारिता
जो की जाती थी, रपट जो लिखे जाते थे, उसका यह प्रारंभिक अंश है। एक दिन मैंने माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता बताई थी, पुष्प की अभिलाषा। उस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां मैं आज भी दोहराना चाहता हूं, क्योंकि उसमें मातृभूमि के लिए बलिदान की बात सुनाई पड़ती है। क्या लिखा है एक भारतीय आत्मा ने, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। नहीं, तन मन धन जीवन समर्पण, सब कुछ मातृभूमि के लिए समर्पित, निवेदित, न्योछावर, है ना। हंसते हंसते और अपने को धन्य मानते थे, है ना। कविवर रामावतार त्यागी की जो कविता है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये और भी दूं मतलब सब कुछ समर्पण, सब कुछ न्योछावर, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से तन से मन से धन से जीवन से, सब कुछ देश का, है ना। इसलिए हम आर्षवाणी को साकार करते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, धरती हमारी माता है और हम इसकी संतान हैं। और इसलिए वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने, आदि कवि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मुख से कहलवाया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। तो मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है ना। आपने एक गीत सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तो भारत माता की स्वतंत्रता की जो कथा है, उस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया जो आंदोलन का इतिहास है, वह अभूतपूर्व है। तो गौरवशाली परंपरा रही है, लेकिन कई लोग इतिहास के पन्नों में दब गए। लेकिन आप जैसे छात्र छात्राओं के लिए उस जमाने की जो यह स्वतंत्रता प्राप्ति की कथा है, उस आंदोलन की गाथा है, उससे आपको रूबरू होना महत्वपूर्ण, यह लक्ष्य है। और आपको, आप जैसी किशोर पीढ़ी को
गौरवशाली विस्मृत परंपरा से परिचित कराने के लिए हिंदू पंच नामक पत्र के द्वारा तत्कालीन हिंदू पंच के बलिदान अंक से यह पाठ लिया गया है। तो हिंदू पंच ने बालिका मैना, जो देश की नन्ही सिपाही थी आज़ादी आंदोलन की, उसकी बलिदान की कथा हिंदू पंच पत्र के द्वारा प्रकाशित हुई थी पहली बार। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य के विविध रूप देखने को मिले, ठीक इसी प्रकार से साहित्यिक बोध में भी परिवर्तन होता गया। तो यह जो रपट है, रिपोर्टाज है, हिंदी साहित्य की विधा चपला देवी के द्वारा लिखित, वह रपट का प्रारंभिक स्वरूप है, रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप है। आपको इससे भली भांति परिचित होना है। संपादक के द्वारा इस पाठ में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। चपला देवी ने उन दिनों जैसा लिखा था, ठीक वही रूप बरकरार रखा गया है, ताकि आप उन दिनों की भाषा को समझ सकें, जान सकें। और इस बहाने चपला देवी के साहित्यिक रूप से और बालिका मैना के बलिदान को आप जान सकें, नमन कर सकें। उन्हें याद करना ही उनकी श्रद्धांजलि होगी। चपला देवी के बारे में और ज़्यादा परिचय उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए उनके बारे में इतना ही। अब देखिए चपला देवी ने क्या लिखा है, इसको जानें। 1857 की पहली क्रांति, आज़ादी आंदोलन की क्रांति, विप्लव, विद्रोह के बारे में हम देखेंगे। अब देखिए उस जमाने में अंग्रेजों के कुकृत्य की निंदा भारतीय समाचार पत्रों ने की थी और वीरों वीरांगनाओं के बलिदान से अवगत कराया गया है। वीर का स्त्रीलिंग रूप है वीरांगना। अठारह में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों के द्वारा जो क्रांति की गई, विद्रोह किया गया, आंदोलन किया गया, वह सफल नहीं हो पाया, विफल हो गया। लेकिन चिनगारी जो सुलगी वह बुझी नहीं। 15 अगस्त 1947 को लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। 1857 में भले ही नहीं हो पाई लक्ष्य की पूर्ति, आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। कारण उस समय राजे रजवाड़ों के बीच परस्पर संवाद की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी।
विश्वास पात्र गुप्तचर के द्वारा, हरकारा के द्वारा, संवादवाहक के द्वारा, दूत के द्वारा लोग खबर भेजते थे। कभी कभी धन के लोभ में कुछ लोग गद्दारी कर बैठते थे, विश्वासघात कर बैठते थे। दूसरी बात, अंग्रेजों की सेना के समक्ष देशी राजाओं, रजवाड़ों, रियासतों की सेना कमजोर थी। लेकिन ऐसे अनेक क्रांतिकारी हुए, विद्रोही नेता हुए, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेजों को कई बार मुंह की खानी पड़ी, उनकी काफी क्षति हुई। तो 1857 का जो आंदोलन हुआ, उसके सक्रिय क्रांतिकारियों में से एक थे धुंधु पंत नाना साहब। उन्होंने कानपुर में विद्रोह किया था। अंग्रेजों को काफी परेशान किया था उन्होंने, लेकिन विद्रोह सफल नहीं हो पाया, विफल हो गया। परिणामतः नाना साहब को जान बचाने के लिए, सेना के पुनर्संगठन के लिए भागना पड़ा, क्योंकि युद्ध के लिए सेना भी चाहिए, युद्ध के लिए धन भी चाहिए, युद्ध के लिए रसद भी चाहिए। सो कानपुर की क्रांति की विफलता के बाद नाना साहब को भागना पड़ा। अब इतनी जल्दबाजी थी कि वो अपने महल से अपनी पुत्री मैना देवी को साथ ले पाते, नहीं ले सके, साथ नहीं ले जा सके। सोचा कि बाद में उसे बुलवा लूंगा। ऐसा अनुमान नहीं लगाया उन्होंने कि मैना देवी के साथ अनहोनी हो जाएगी, अंग्रेज क्रूरता का परिचय दे देंगे। लेकिन अंग्रेज इतने क्रूर निकले, कानपुर विद्रोह के दमन के उपरांत फरमान जारी हो गया कि क्रांतिकारियों की चल अचल संपत्ति कब्जा करके नष्ट कर दी जाए, बल्कि उनसे जुड़ी तमाम स्मृतियों को नष्ट कर दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की दया नहीं। और जब मैना पकड़ ली गई, है ना, क्योंकि महल को नष्ट करने के लिए अंग्रेज सेनापति तत्पर थे। उससे पहले चप्पे चप्पे की खोज की गई थी, कोई नहीं मिला था। महल की कैसी बनावट थी पता नहीं, लेकिन जब हुआ कि ना उसको उड़ा दो, नष्ट कर दो महल को, तब अचानक देवी मैना प्रकट हो गई थी और उन्हें पकड़ लिया गया था। जबकि सेनापति की पुत्री उनकी सहेली रह चुकी थी,
वो उनके घर आया जाया करती थी पढ़ने के क्रम में। यह याद भी दिलाया गया, लेकिन उनके द्रवित होने के बावजूद मैना नहीं बच पाई। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजी सेना के द्वारा बिठूर में नाना के महल में खूब लूटपाट की गई, है ना, अंग्रेजी सेना के द्वारा। और उस बिठूर में नाना के महल से काफी संपत्ति हासिल हुई, प्राप्त हुई अंग्रेजों को। और जब नाना वहां नहीं पाए गए, पकड़ में नहीं आ पाए, तो फरमान जारी हुआ कि महल को तोप से उड़ा दो। जब नाना की पुत्री मैना को यह आभास हुआ कि अंग्रेज अब नहीं छोड़ेंगे, महल को नष्ट कर देंगे, तो वो बरामदे में आई और उसने अनुरोध किया बरामदे पर से अंग्रेज सेनापति से कि देखिए, इस मकान को नष्ट नहीं करें। सेनापति ने बताया कि देखो, अंग्रेजी सरकार का यह आदेश है कि नाना से संबंधित सभी वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाए। यह आदेश है, निर्देश है, इसलिए इस महल को नहीं छोड़ा जा सकता, इसे नष्ट करना ही होगा। मैना ने देखा कि उसका अनुरोध सफल नहीं हो पा रहा है, विफल होता जा रहा है। तब उसने दूसरे तरीके का सहारा लिया और सेनापति को बताया, देखिए, आप मुझे नहीं पहचान रहे, आपकी जो पुत्री थी मेरी, जो दिवंगत हो चली थी, तो उसने बताया कि आपकी दिवंगत पुत्री मेरी की मैं सहेली हूँ, और जब मेरी थी, जीवित थी, तो उसके साथ मैं आपके घर आया जाया करती थी, मेरी भी मेरे यहाँ आती थी, वो मेरी घनिष्ठ सहेली थी। और अब भी आपकी पुत्री, दिवंगत पुत्री मेरी का लिखा हुआ एक पत्र मेरे पास है, मैना ने बताया सेनापति महोदय से। इतनी बात सुनने के बाद सेनापति, जिनका नाम हे था, तत्कालीन बातें याद हो आई, है ना, और तब वो पहचान लिए तो यह मेरी दिवंगत पुत्री, है ना, मेरी की सहेली मैना है, नाना साहब की पुत्री। अब स्वाभाविक है, कुछ तो हमदर्दी हो ही जाएगी, भले वो अंग्रेज क्यों न हो। यह जो भावनात्मक रिश्ता होता है, उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो सेनापति थोड़े नरम हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि देखो बच्ची, ब्रिटिश सरकार की जो आज्ञा है वह मैं तो नहीं टाल सकता हूँ, मैं तो विवश हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करके देखता हूँ, इस महल की रक्षा के लिए मैं प्रयास करता हूँ, आश्वासन दिया। ठीक उसी समय जब यह वार्ता हो रही थी मैना और सेनापति हे के बीच,
प्रधान सेनापति आ पहुँचे, जिनका नाम था जनरल औटिडम। वो आ गए, है ना, और पूछा प्रधान सेनापति ने सेनापति हे से कि अब तक नाना साहब के महल को क्यों नहीं गिराया गया, क्यों नहीं नष्ट किया गया, कारण जानना चाहा। तो जनरल हे ने, सेनापति हे ने प्रधान सेनापति औटिडम से अनुरोध किया कि नाना साहब के इस मकान को बचा लिया जाए। अनुरोध किया, है ना, सेनापति ने प्रधान सेनापति से। औटिडम ने कहा कि क्या असंभव बात कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार का आदेश है, ये जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उनकी हर प्रकार की संपत्ति नष्ट कर दी जाए, है ना, निशान मिटा दिया जाए। तो फिर ऐसा आप अनुरोध क्यों कर रहे हैं? और बिना गवर्नर जनरल की अनुमति से यह संभव नहीं है। तो हुआ कि एक टेलीग्राम करके, है ना, अंग्रेजी संसद में, पार्लियामेंट में इसको बचाने के लिए अनुरोध किया जाए। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जवाब आया, है ना, प्रधान सेनापति के निवेदन के प्रत्युत्तर में कि नहीं, नाना का प्रत्येक स्मृति चिन्ह मिटा दिया जाए। और जब यह आदेश आ गया तो घंटे भर में ही बिठूर स्थित धुंधुपंत नाना साहब के महल को तोप के गोलों से ध्वस्त कर दिया गया। ब्रिटेन से निकलने वाले टाइम्स पत्र में एक लेख छपा, है ना, और महाराष्ट्र में भी इतिहासकार महादेव चिटनवीस ने अपने बाखर समाचार पत्र में, है ना, कानपुर जिले के भीषण हत्याकांड के बारे में अपनी रपट, अपनी कथा जारी की कि देवी मैना को गिरफ्तार कर लिया गया और भी सैनिक वहां आ गए। मैना चाहती थी कि उस अवशेष पर बैठकर वह रो ले, लेकिन यह भी अनुमति नहीं दी गई, उसे जिंदा आग में जला दिया गया। अंग्रेजों का जो यह कुकृत्य हुआ, निर्ममता हुई, निष्ठुरता हुई, क्रूरता हुई, लोगों ने इसके लिए काफी निंदा की। और उस धधकती आग में देवी मैना को जलते देखकर, है ना, उस अनुपम बालिका को देवी समझ करके, जबकि वह बच्ची थी, देवी समझ करके लोगों ने उसे प्रणाम किया। तो यह तत्कालीन रपट है, 1857 की रपट। इससे आप तत्कालीन रिपोर्टाज शैली, रपट शैली का अनुमान कर सकते हैं। मेरा अनुमान है आप चपला देवी के इस रिपोर्टाज को समझ पाए होंगे, है ना। आप इसको एक बार पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।